डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो उसमें हमने बात की थी कि भारतीय संविधान में मूल संविधान में 7 प्रकार के जो मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसमें से एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, जिसमें से हमने पहले समानता का अधिकार पढ़ा था। पहला समानता का अधिकार पढ़ा था और समानता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 14 से जो है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है वो समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो उसमें हमने बात की थी अनुच्छेद 14 जो है वो विधि के समक्ष समानता की बात कहता है। अनुच्छेद 14 जो है वो विधि के समक्ष समानता की बात कहता है। विधि यानी कानून के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। दूसरा अनुच्छेद जो 15 है वो हमने बात की थी किसी भी राज्य जो है धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर जो है विभेद पर रोक लगाता है, विभेद पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 15 हमने पढ़ा था। दूसरे प्रकार की समानता जो हमने पढ़ी थी। तीसरा जो हमने पढ़ी थी, तीसरी जो समानता के अधिकार के तहत है अनुच्छेद 16, उसमें अवसर की समानता की बात कही गई है। यानी सरकारी सेवाओं में जो है वो सभी व्यक्तियों में किसी भी के साथ जाति, धर्म, लिंग यानी किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। फिर हमने बात की थी चौथे प्रकार की जो समानता है समानता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 17, उसमें हमने बात की थी कि यह अस्पृश्यता, अस्पृश्यता यानी छुआछूत, छुआछूत को जो है वो कानूनी तरफ से निषेध करता है। अस्पृश्यता का निषेध किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी व्यक्ति के साथ जो है छुआछूत नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 17 जो है इसका वर्णन करता है। और पांचवी और अंतिम जो समानता है वो हमने पढ़ी थी अनुच्छेद 18 के तहत, जो कि उपाधियों का यानी शिक्षा और सेना, वो इन दोनों को छोड़ करके और सभी प्रकार की उपाधियों का अंत कर देता है, यानी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। अब शिक्षा के क्षेत्र में आप डॉक्टरेट है या और भी कोई भी हायर एजुकेशन प्राप्त करने के बाद आपको उपाधि दी जाती है। ठीक है, और सेना के क्षेत्र में मेजर है, लेफ्टिनेंट है, कर्नल है, इन सब की उपाधियाँ दी जा सकती है। इसके अलावा परमवीर चक्र, महावीर चक्र ये जो है उपाधियाँ नहीं हैं। ठीक है, ये इनको उपाधियों की श्रेणी में नहीं रख सकते आप। तो इस प्रकार शिक्षा और सेना को छोड़ करके सभी प्रकार की उपाधियों की समाप्ति कर दी गई। तो इस प्रकार समानता जो पहले प्रकार के जो है हम कह सकते हैं मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में जो उल्लेखित है वो है समानता का अधिकार। और समानता के अधिकार के तहत 5 प्रकार की समानताएं प्रदान की गई है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर जो विभेद है, सरकार के द्वारा विभेद, उस पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 16 जो है वो अवसर की समानता, यानी सरकारी सेवाओं में, नौकरियों में अवसर, समान अवसर प्रदान करता है। अनुच्छेद 17 छुआछूत या अस्पृश्यता का पर निषेध करता है। और अनुच्छेद 18 सभी प्रकार की उपाधियों का अंत करता है। तो इस तरह ये है समानता का अधिकार। अब हम दूसरे प्रकार के मौलिक अधिकार को पढ़ते हैं, वो है आपके स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरे प्रकार का जो मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में 4 अनुच्छेद हैं। इससे अनुच्छेद 19 से लेकर के और 22 तक समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक जो है वो 4 प्रकार की जो है स्वतंत्रता प्रदान
की गई। हम एक एक करके इनको अध्ययन करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो है अनुच्छेद 19। इसमें 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। अनुच्छेद 19(1) के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। देखिए, अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्येक नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है अनुच्छेद 19(1) के तहत, ठीक है। ये 6 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है इसका हम उल्लेख करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 19(1) का ये है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये क्या होती है इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 19(1) का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कहता है। अनुच्छेद 19(1) जो है वो असेंबल यानी संगठन बनाने की जो है स्वतंत्रता प्रदान करता है। अस्त्र सहित, अस्त्र शस्त्र रहित संगठन बनाने की हम क्या, अस्त्र शस्त्र रहित इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, इकट्ठा या समूह का निर्माण करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। यानी बिना शांतिपूर्ण तरीके से, बिना अस्त्र शस्त्रों के रहित होकर के और कोई भी समूह या संगठन का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। तीसरे प्रकार का अनुच्छेद 19 गैर सभा या संगठन किसी भी प्रकार की सभा या संगठन का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। तो कौन कौन सी 19(1) के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है? 6। उनमें से पहली अनुच्छेद 19(1) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19 है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। आप इसमें सम्मेलन लिख सकते हो, इकट्ठा होना यानी सम्मेलन, इकट्ठा होना कह सकते हो, समूह कह सकते हो यानी सम्मेलन, शांतिपूर्ण सम्मेलन जो हम कह सकते हैं सम्मेलन करने की आज़ादी या स्वतंत्रता प्रदान की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 19(1) गह के अनुसार किसी भी प्रकार का संगठन, सभा या संगठन करने का निर्माण, संगठन का निर्माण, समूह का निर्माण किया जा सकता है। अनुच्छेद 19(1) जो गह है वो है निर्बाध यात्रा करने की स्वतंत्रता। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे सब पॉइंटों को। निर्बाध यात्रा की स्वतंत्रता यानी पूरे भारत में कहीं भी, इसमें जम्मू कश्मीर पहले अपवाद के रूप में आता था, जम्मू कश्मीर को छोड़ के, लेकिन अब 370 हटने से जम्मू कश्मीर में जो है अब पूरे भारत में, भारत का कोई भी नागरिक पूरे भारत में, देखिए ये 19(1) जो 6 स्वतंत्रताएं हैं वो केवल भारत के नागरिकों को प्रदान है, गैर नागरिकों को नहीं है, ठीक है। तो निर्बाध यात्रा की स्वतंत्रता, इसका मतलब पूरे भारत में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारत में भारत का नागरिक कहीं भी जो है निर्बाध यात्रा कर सकता है, घूम सकता है और जो है धार्मिक यात्रा या किसी प्रकार की यात्रा कर सकता है, ठीक है। तो 19 घ अनुच्छेद 19(1) ड
वो है आवास की स्वतंत्रता। ठीक है, 19(1) जो है वो आवास की स्वतंत्रता। इसके मतलब भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी स्थान पर मकान खरीद सकता है, आवास बना सकता है, रह सकता है। उससे कहीं भी आने जाने पर, या हम कह सकते हैं मकान रहने या जाने की जो है निवास की पर कोई तरह की कोई बाधा नहीं है। और इसमें देखिए एक चय आता था जिसको बाद में हटा दिया गया था। ये संपत्ति के अधिकार के तहत आता था, ये संपत्ति का अधिकार के तहत आता था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया। ठीक है, तो एक हमने बात की थी, देखिए पहले संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। उसको हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन से, आपने पढ़ा है। कौन से संशोधन से? 44वें संशोधन से उसे हटाया गया था। तो उसके साथ साथ संपत्ति रखने का जो स्वतंत्रता भी प्राप्त थी 19(1) के अनुसार। ठीक है, तो उस समय 44वें संविधान संशोधन जब हुआ था 1978 में, उस समय दोनों जगह से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इसका मतलब संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 31, उसको भी हटा दिया गया। और इसके अलावा स्वतंत्रता के अधिकार के तहत भी अनुच्छेद 19(1) छठे प्रकार की जो स्वतंत्रता थी उसको भी संविधान से हटा दिया गया। क्या मतलब कि 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो उसमें संपत्ति का अधिकार तो अनुच्छेद 31 के तहत आता था, उसको तो हटाया गया। साथ में संपत्ति रखने की स्वतंत्रता भी थी मूल संविधान में, कि एक आदमी कितनी भी संपत्ति रख सकता है, इसको भी हटा दिया गया, यानी 19(1) को भी हटा दिया गया। ठीक है, तो इसकी जगह जो 6 आता है, 6 हटा कर दिया गया, तो अब क्या बचेगा? 6। तो ये 6 जो है अनुच्छेद 19(1)(6) वो है आपके आजीविका या रोजगार करने की वृत्ति, या आजीविका कह सकते हो आप, वृत्ति, आजीविका या रोजगार की स्वतंत्रता। वृत्ति, आजीविका या रोजगार की स्वतंत्रता। ठीक है, इसका मतलब पूरे भारत में कोई भी व्यक्ति कोई भी रोजगार कर सकता है, अपना पेट, अपना वृत्ति या कोई भी व्यवसाय अपना सकता है और अपने पेट भर सकता है। क्लियर है भाई? तो इस तरह अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्येक नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। याद रखना, अनुच्छेद 19(1) जो है वो केवल भारत के नागरिकों को ही है। ठीक है, लेकिन इन सब के साथ साथ आवश्यक प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, वो आपके अगली कक्षाओं में आएगा। तो आपको ये याद रखना है कि अनुच्छेद 19(1) के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक को कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। तो आपको याद रखना है कि 44वें संविधान संशोधन से पहले प्रत्येक नागरिक को 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। कितनी? 7। उनमें से एक संपत्ति का के जो स्वतंत्रता है उसको हटा दिया गया। वर्तमान में 19(1) के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त है। अब ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 19(1) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपकी इतना डिटेल नहीं है, आपको तो केवल स्वतंत्रताओं के पॉइंट याद रखने हैं कि कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई। ठीक है, तो इनको डिटेल से हम शॉर्ट में पढ़ सकते हैं कि अनुच्छेद 19(1) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है। अभिव्यक्ति का मतलब अपनी बात कहना। ठीक है, इस स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्रत्येक नागरिक अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकता है किसी भी माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, या धरना दे करके, या हड़ताल कर करके, ठीक है, या भारत में से यात्रा कर करके, विदेश में यात्रा करके। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या किसी भी माध्यम से हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। स्पीच, भाषण देने की आज़ादी है। वो भाषण दे सकता है, अपनी बात लिख करके कह सकता है, अपनी बात सरकार तक नोटिस के माध्यम से पहुंचा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, रेडियो, इनके माध्यम से पहुंचा सकता है, या फिर अखबारों में लेख के माध्यम से
या सरकार की आलोचना के माध्यम से भी अपनी बात यानी अभिव्यक्त कर सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19(1) क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अपनी बात कहने की पूर्णतः छूट है। ठीक है, इस पर भी निर्बाध नहीं है, इस पर भी कुछ आवश्यक प्रतिबंध लगाए देश की सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए, ठीक है, और आम पब्लिक में शांति बनाए रखने के लिए इस पर, इन सब पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। याद रखना, ये सभी 6 स्वतंत्रताएं निर्बाध नहीं है, इन पर आवश्यक प्रतिबंध लगाए गए हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये है कि अपनी बात कहने की पूर्णतः जो है प्रत्येक नागरिक अपनी बात कह सकता है। नंबर 2, दूसरे प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो है अस्त्र शस्त्र रहित। इसका मतलब हर व्यक्ति को बिना शांतिपूर्ण सभा या सम्मेलन करने की आज़ादी है, यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी सभा बुला सकता है, सम्मेलन कर सकता है, लेकिन उसमें अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम जो त्यौहार मनाते हैं शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी सभा या सम्मेलन करने की आज़ादी है, लेकिन इस पर भी आवश्यक प्रतिबंध लगाए गए। देश की सुरक्षा एकता के लिए जो है, अगर देश की एकता को खतरा हो या आपातकाल के दौरान इन पर आवश्यक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 ख क्या कहता है? ये कहता है कि इसके तहत पूरे भारत में कोई भी जो नागरिक है वो शांतिपूर्ण तरीके से बिना अस्त्र शस्त्र के सभा या सम्मेलन कर सकता है और उस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अनुच्छेद 19(1) जो है वो तीसरे प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी है? संगठन का निर्माण। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के संगठन का, कोई धार्मिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, जैसे कोई राजनीतिक दल है, कोई आर्थिक संगठन है, ठीक है, कोई व्यापारिक संगठन है, कोई सैन्य संगठन है, इस प्रकार का, सैन्य को नहीं कह सकते लेकिन अन्य प्रकार का जो संगठन है वो धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, इस प्रकार का किसी भी संगठन का निर्माण कर सकता है। ये संगठन होते हैं ना, जातिगत समूह हैं, ठीक है, राजनीतिक दल हैं, ये सब इस स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आते हैं। ठीक है, तो इस तीसरे प्रकार की स्वतंत्रता के तहत कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण, हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का संगठन का निर्माण कर सकता है। ठीक है, चौथा अनुच्छेद 19(घ) जो है वो है निर्बाध यात्रा की स्वतंत्रता। इसका मतलब पूरे भारत में, भारत का नागरिक है, इसका मतलब पूरा देश हमारा है, तो किसी भी जगह हम जा कर के बस सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, आर्थिक यात्रा कर सकते हैं। यानी आपको भारत के नागरिक होने के नाते कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी भी स्थान पर यात्रा करने से नहीं रोका जाएगा। ट्रेवल कर सकते हो, पूरे भारत में कहीं भी यात्रा कर सकते हो। ठीक है, 19(घ) निर्बाध यात्रा की स्वतंत्रता। फिर आती है 5वें प्रकार की, रेजिडेंस की, आवास की स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता के तहत पूरे भारत में जो है हम किसी भी स्थान पर बस सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, रह सकते हैं। इसमें पहले जम्मू कश्मीर अपवाद के रूप में आता था, लेकिन 2019 में जब 370 धारा हट गई उसके बाद जम्मू कश्मीर भी इसके अंदर आने लगा है। इसका मतलब हम अभी इस पर कुछ नियम बनने बाकी हैं, लेकिन पूरे भारत में कहीं भी भारत में जो है रेजिडेंस करने की, यानी आवास, मकान खरीदना और बेचना या रहने की स्वतंत्रता है। भैया आपका कोई व्यापार मुंबई में आपका व्यापार है, या आपका व्यापार बेंगलुरु में है, या आपका व्यापार गुजरात में, सूरत में है, तो आप वहाँ जाकर के मकान खरीद सकते हो, रह सकते हो, और वहाँ रहने की पूरी छूट है, क्योंकि पूरा भारत हमारा है, पूरे भारत के हम नागरिक हैं, तो इसके नाते पूरे भारत में कहीं भी हम रह सकते हैं। ठीक है, छठे प्रकार की जो है वो है वृत्ति या आजीविका। इसका मतलब पूरे भारत में हम कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय जो नैतिक दृष्टि से है, कानून दृष्टि से सही हो, वो उसकी तरह अपना पेट भरने का अधिकार है, यानी अपनी आजीविका, अपनी वृत्ति या कोई भी व्यवसाय चुन सकता है वो, और कोई भी रोजगार कर सकता है या अपनी आजीविका चला सकता है। ठीक है, उसको किसी तरह का बिजनेस करने से रोका नहीं जाएगा, उसको किसी तरह की वृत्ति चुनने का उस पर रोका नहीं जाएगा कि भाई तुम डॉक्टर क्यों बन रहा है, तू इंजीनियर क्यों बन रहा है। ठीक है, तो कोई भी व्यवसाय चुन सकता है, कोई भी वृत्ति चुन सकता है, या कोई भी रोजगार प्राप्त कर सकता है, उसे इसके लिए रोका नहीं जाएगा। क्लियर है भाई? तो अनुच्छेद 19(1) के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं।
आपसे पूछा जाए मूल संविधान में जब संविधान लागू हुआ था तो 1901 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं थी? 7। कौन सी स्वतंत्रता को हटा दिया गया? संपत्ति रखने की स्वतंत्रता को हटा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन से हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन से। संपत्ति के जो स्वतंत्रता है वो कौन से अनुच्छेद में आती थी? 19(1)(च) यहाँ पर आती थी, छठी स्वतंत्रता थी ये। ठीक है, तो ये छठी स्वतंत्रता हट करके और अभी 6 हट गया तो 6 रह गया। ठीक है, तो इस प्रकार प्रत्येक 19(1) के तहत प्रत्येक व्यक्ति को कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त है? 6 प्रकार की। क्लियर है भाई? तो ये 6 स्वतंत्रताएं जो है प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की। अनुच्छेद 20 जो है वो दूसरे प्रकार की स्वतंत्रता की बात कहता है। अब दूसरे प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो आती है अनुच्छेद 20। दूसरे प्रकार की स्वतंत्रता, ये पहली अनुच्छेद 19(1), ये दूसरे प्रकार की जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 20, ये आती है आपके अपराधों से दोष सिद्धि का अधिकार। अपराधों से दोष सिद्धि का अधिकार या दोष सिद्धि की स्वतंत्रता या अधिकार कह सकते हैं। दोष सिद्धि का अधिकार कह सकते हो या दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण कह सकते हो, विरुद्ध संरक्षण कह सकते हो। देखिए आपके कोर्स में इतना डिटेल से नहीं है, ठीक है, आपको तो केवल इन्हीं याद रखने 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन सी है और अनुच्छेद 20 के तहत कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्राप्त है। तो अनुच्छेद 20 है अपराधों से दोष सिद्धि का संरक्षण। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति जो अपराधी नहीं है, या हम कह सकते हैं कि इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त है। कौन सी? कि पहली यह है कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी अपराध के सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, इस व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपराध करता ही नहीं है और बिना अपराध के उसे किसी तरह का कोई सजा का प्रावधान नहीं है। ठीक है, यानी एक व्यक्ति अगर उसको शक के आधार पर, इस आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता कि उसने ये किया है। इसका मतलब हो गया कि बिना किसी कारण के किसी भी व्यक्ति को कोई सजा नहीं दी जा सकती। कब? जब तक उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। अगर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, यानी बिना किसी कारण के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर उसने कोई कानून तोड़ा है, देश के संविधान का उल्लंघन किया है, तो ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो अपराधों से दोष सिद्धि के अनुसार क्या होगा? बिना किसी कारण के या बिना किसी कारण के सजा का प्रावधान नहीं है, यानी बिना किसी कारण के उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इसके अनुसार इसमें हम एक बात और कह सकते हैं अपराधों से दोष सिद्धि के अनुसार कि इसमें एक व्यक्ति को एक सजा के लिए या एक अपराध के लिए एक बार सजा का प्रावधान है। यानी एक अपराध अगर आपने किया है तो उसमें केवल एक ही बार सजा दी जा सकती। ऐसा नहीं कि आज से आपने 2 साल की जेल निकाली और उसके बाद 5 साल बाद फिर कहेंगे कि उसी अपराध के लिए फिर जेल हो जाए, ऐसा नहीं। इसका मतलब एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक ही बार दंडित किया जा सकता है, सजा दी जा सकती है। एक अपराध के लिए 2 बार या 1 से अधिक बार सजा देने का कोई प्रावधान नहीं। एक बार अगर आपने अपराध की जो कोई अपराध किया है और उसकी सजा आपको मिल चुकी है, तो वापस उसी अपराध के लिए दूसरी बार आपको उसको सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो इस तरह अपराधों से दोष सिद्धि के तहत एक व्यक्ति को एक ही बार जो है सजा दंडित करने का प्रावधान है, एक से अधिक बार दंडित करने का प्रावधान नहीं है।
इसके अलावा जो सजा निर्धारित है, निर्धारित सजा है उसी का प्रावधान किया गया है। निर्धारित सजा से अधिक सजा नहीं। इसका मतलब जो सजा तय की गई है एक बार उसी को जो है उससे अधिक सजा नहीं दी जा सकती। जैसे किसी अपराध के लिए 1 साल की सजा का प्रावधान है तो आपको 1 साल से अधिक सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि जिस सजा के लिए जो अपराध के लिए जो सजा निर्धारित की गई है उससे अधिक सजा का नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो इस तरह अपराधों से दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण में हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को पहला बिना अपराध के सजा का प्रावधान नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई नियम तोड़ा है, किसी कानून का उल्लंघन किया है तो ही उसे सजा दी जा सकती है। यानी किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पहली बात ये अपराधों से दोष सिद्धि का। दूसरा, एक व्यक्ति को अगर एक बार सजा मिल चुकी है किसी अपराध के लिए तो उससे एक ही अपराध के लिए 1 से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, आज किसी ने जेल निकाल ली है साल भर की, अब 5-10 साल बाद फिर उसी अपराध के लिए बार बार उससे सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है। तीसरा, निर्धारित सजा से अधिक सजा का नहीं है। अगर किसी अपराध के लिए जो सजा निर्धारित कर रखी है उससे अधिक सजा का प्रावधान नहीं है, यानी उसे बार बार जो है हम कह सकते हैं कि ज़्यादा सजा नहीं दी जा सकती। भाई छोटा सा अपराध है तो उसके सज़ा अगर कम है 6 महीने की, तो उस छोटे से अपराध के लिए आपको फांसी की सज़ा या उम्र कैद की सज़ा नहीं हो सकती। जो प्रावधान निश्चित है, जो सज़ा के प्रावधान निश्चित है, उससे अधिक सज़ा नहीं दी जा सकती। तो अनुच्छेद 20 जो है वो अपराधों से दोष सिद्धि के संरक्षण की बात कहता है। ठीक है, तो ये आता है अनुच्छेद 20। फिर आती है अनुच्छेद 21। तो इसको बहुत थोड़ा लंबा पड़ेगा, लेकिन अपन इसको वापस जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको वापस रिपीट कर लेते हैं। पहली बात, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख, स्वतंत्रताएं, कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, तो उसमें पढ़ेंगे 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 19(1) के तहत 6 स्वतंत्रताएं प्रत्येक नागरिक को दी गई है। कौन कौन सी? नंबर 1, पहला 19(1) का है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अपनी बात कहने की आज़ादी। दूसरा 19 का है अस्त्र शस्त्र रहित बिना शांतिपूर्ण सभा या सम्मेलन करने की आज़ादी है। तीसरा, किसी भी प्रकार का संगठन का निर्माण किया जा सकता है, धार्मिक संगठन, आर्थिक संगठन, सामाजिक संगठन, इसका निर्माण किया जा सकता है, इस पर किसी तरह का रोक नहीं। अनुच्छेद 19(1) है निर्बाध यात्रा की स्वतंत्रता, इसका मतलब पूरे भारत में कहीं भी आने जाने की, यात्रा करने की अनुमति है। 19(1) आवास की स्वतंत्रता, पूरे भारत में कहीं भी मकान बना करके रह सकते हैं, दुकान बना सकते हैं, या पूरे भारत में कहीं पर भी निवास किया, जो निवास करो, आवास को, एक ही बात है, निवास किया जा सकता है। और 19(6) इसको हटा दिया गया, जो संपत्ति की स्वतंत्रता आती थी, 19(1)(6) को हटा दिया गया। तो अब इसके बाद 19(1)(6) बचा 44वें संविधान संशोधन से। तो वो जो है ये छठी स्वतंत्रता क्या है? कोई भी वृत्ति या आजीविका को अपनाने की स्वतंत्रता। इसका मतलब एक व्यक्ति किसी भी प्रकार की वृत्ति जो है चुन सकता है, रोजगार चुन सकता है, आजीविका अपना चला सकता है, पेट भर सकता है। ठीक है, तो 19(1) के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। एक चीज़ याद रखनी है कि इन 6 स्वतंत्रताओं पर आवश्यक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, सबके पीछे आवश्यक प्रतिबंधों की भी व्यवस्था है, नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ोगे। ठीक है, फिर आती है दूसरा जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 20, जिसमें आती है अपराधों से दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। इसका मतलब अपराधी जो व्यक्ति है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे इच्छा अनुसार सजा दी जाए। तो इसके तहत आप 3 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हम कह सकते हैं आ सकती है। जैसे नंबर 1, बिना किसी अपराध के सजा नहीं। अगर कोई व्यक्ति जो निर्धारित सजा अगर किसी ने कोई अपराध नहीं किया है तो उसको सजा नहीं की जा सकती, यानी किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, बिना किसी कारण के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, यानी बिना किसी अपराध के सजा नहीं दी जा सकती। दूसरा, एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान है, बार बार उसे सजा नहीं दी जा सकती एक ही अपराध के लिए।
ठीक है। और तीसरा, निर्धारित सज़ा, जो सज़ा तय है कानून के द्वारा उससे इसको वही सज़ा मिलेगी, उससे अधिक सज़ा का प्रावधान नहीं। तो ये हो गया अपराधी से दोष सिद्धि का के विरुद्ध संरक्षण। अब दो जो और स्वतंत्रताएं हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। थैंक यू।